हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्लास 12th के पॉलिटी के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से पहले के हमने 3 चैप्टर को पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और इसके 3 अध्याय को डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 4, जो है हमारा भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति से संबंधित है कि भारत जो है किस तरह की नीति अपनाता है अपने दूसरे देशों के साथ। मान लीजिए ये भारत देश है, ठीक है, इसके आसपास में बहुत सारे देश हैं, या फिर आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि आपके अगल बगल में बहुत सारे पड़ोसी हैं, तो आपका उनके साथ कैसा रिलेशन है, रिश्ता है, ये जो है भारत का क्या दिखाता है, विदेश नीति को दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं, भारत जो है अपने पड़ोसी देश या फिर और दूसरे देशों के साथ उसका कैसा रिश्ता है, किस तरह का वो अपना रिश्ता निभाता है, इस पे हम खासकर विशेषकर चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अध्ययन करते हैं भारत की विदेश नीति को। अब फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। जब भारत आज़ाद होता है तो पहले अध्याय में हमने देखा था कि भारत जब आज़ाद होता है तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी और किस तरह की विकट परिस्थिति थी जिसको पार पाके भारत आज़ाद हुआ। तो 1947 में आज़ाद हुआ, हमने फर्स्ट अध्याय में इसको देख लिया। सेकंड अध्याय में हमने देखा कि भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश बनना था, तो लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करना था, भारत में लोकतंत्र को लागू करना था, तो इसके लिए चुनाव आयोग का गठन करना था, चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करना था। तो दूसरे अध्याय में हमने लोकतंत्र के मसले पर बात की और उस चुनाव आयोग के बारे में जाना। तीसरे चैप्टर में हमने देखा फ्रेंड्स कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी, मतलब भारत कैसा काम करेगा, क्या करेगा, किस तरह से वो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक क्रियाओं का संपादन करेगा। तीसरे अध्याय में हमने इसको देखा कि भारत प्लानिंग कमीशन का आयोग करता है, गठन करता है, और नियोजन आयोग के थ्रू, और जो अब क्या बदल करके नीति आयोग हो गया है, ये सब हमने तीसरे अध्याय में देख लिया। आज जो हमारा चैप्टर है वो है भारत जब अपने आंतरिक 3 मामला जो हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय में हमने डिस्कस किया, उसके बाद जब आंतरिक मामलों से निपट लेता है भारत, तब भारत क्या करता है, विदेश की तरफ रुख करता है कि भारत का विदेशों के साथ किस तरह का संबंध रहता है, रिलेशन रहता है। तो इसकी जो परिणति है वो पहले 3 अध्याय में हमने देख लिया। आज चौथे में हम क्या बात करेंगे, भारत इंटरनल मैटर से निपटने के बाद भारत विदेश से किस तरह से निपटना है और किस तरह की नीति को अपनाता है अपने दूसरे देशों के साथ। जैसे भारत के पड़ोसी देश, कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के लगभग 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देश में फ्रेंड्स आपको पता है कि 7 जो पड़ोसी देश हैं वो लैंड से लगे हुए हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जबकि जो क्या है समुद्र भाग के थ्रू जुड़े हुए हैं, मतलब ओशियंस के थ्रू या वाटर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। मैं जल्दी से उसका नाम बता देता हूँ आपको। कमेंट सेक्शन में उसकी राजधानी और उसके करेंसी के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले तो नाम आ जाता है पाकिस्तान का, फिर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैं सबका शॉर्टकट लिख रहा हूँ, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, म्यांमार है, चाइना है, इसी तरह से नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है और मालदीव्स है। अगर 2 देश की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव्स, ये ऐसे 2 देश हैं जो पानी से, वाटर से कनेक्टेड हैं, जबकि बाकी जो दीगर 7 देश हैं, बाकी के 7 कंट्रीज, वो किससे कनेक्टेड हैं, लैंड से कनेक्टेड हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत कुछ इस तरह से नक्शा बनता है भारत का, सॉरी इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो ये भारत का नक्शा कुछ बनता है। तो भारत यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाकर के जुड़ता है। तो यहाँ पे टोटल कितने कंट्रीज आते हैं, 7 कंट्रीज जुड़े हुए हैं, बाकी 2, एक श्रीलंका इधर है, मालदीव्स यहाँ पे, तो 2 जो है वो वाटर कनेक्टेड है। तो भारत अपने पड़ोसी देश के साथ किस तरह की नीति को अपनाता है, इस चैप्टर में हमको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत जब आज़ाद होता है फ्रेंड, तो भारत के सामने 2 परिस्थिति होती है। कैसी परिस्थिति, सबसे पहली परिस्थिति थी कि लोकतंत्र को कायम करना, दूसरी परिस्थिति यह थी लोक कल्याण करना, मतलब लोकतंत्र कायम करने के साथ साथ क्या करना था, हमको लोगों का भला भी करना था, लोक कल्याण करना था। और आपको पता है फ्रेंड्स कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा पूरी दुनिया 2 खेमे में बटी हुई थी। एक तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लोग मान रहे थे, और दूसरी तरफ किसको मान रहे थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को, समाजवाद का प्रचलन चल रहा था। तो भारत के सामने या तो वो पूंजीवादी खेमे में शामिल हो जाता या फिर समाजवादी खेमे में शामिल हो जाता। तो भारत ने ना ही पूंजीवादी को समर्थन दिया, ना ही समाजवादी को समर्थन दिया। भारत ने तीसरी अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसको कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, ये क्या था, दोनों का कॉम्बिनेशन था, पूंजीवादी भी प्लस समाजवादी भी, और ये दोनों का मिला जुला रूप क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिला हुआ था। तो भारत ने इस तरह की नीति अपनाई कि भारत ना ही पूंजीवादी देश में शामिल हुआ, ना ही समाजवादी देश में शामिल हुआ। भारत ने दोनों से क्या बनाया, दूरी बनाकर रखा और कहा कि दोनों का सहयोग करेंगे। इस नीति को कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति।
गुट निरपेक्षता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत ने अपना जो विदेशी नीति अपनाया वो किस तरह की नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। क्यों? क्योंकि भारत ना ही चाहता था कि वो अमेरिका की तरफ जाए, अमेरिका एक तरफ था, दूसरी तरफ क्या था? रशिया था। अगर भारत अमेरिका की तरफ जाता तो रशिया से दुश्मनी होता, और रशिया की तरफ जाता तो अमेरिका से दुश्मनी होता। इस वजह से क्या हुआ, जब भारत ने अमेरिका को चुना ना ही रशिया को चुना, भारत ने कहा कि हम निष्पक्ष रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, संप्रभु रहेंगे। स्वतंत्र रहेंगे और क्या रहेंगे? संप्रभु रहेंगे। मतलब भारत अपने फैसले को खुद से करेगा और हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे, ना ही हम किसी के सपोर्ट में जाएंगे और ना ही किसी के हम अगेंस्ट में जाएंगे। ये भारत की विदेश नीति का जो है वो पिलर आप कह सकते हैं। कैसा पिलर? तो गुट निरपेक्षता का। और जो हमारा चैप्टर है जो विदेश के संबंध है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, गुट निरपेक्षता के ऊपर। तो आपको ओवरऑल बात समझ में आई होगी कि भारत जो है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जब आज़ाद होता है तो भारत के सामने दो तरह की परिस्थिति थी, लोकतंत्र कायम करना, लोक कल्याण करना। दूसरी बात, पूरी दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी, एक तरफ पूंजीवादी, एक तरफ समाजवादी। तो भारत ने ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चुना, ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को चुना, दोनों का मिश्रित रूप जो कि तीसरा कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। इसी तरह से भारत ने जब स्वतंत्र भारत होता है तो उसने कैसी नीति को अपनाई? स्वतंत्र निर्णय की नीति अपनाई कि ना ही हम पूंजीवादी की तरफ जाएंगे, ना ही हम समाजवादी की तरफ जाएंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे और गुट निरपेक्षता की नीति को हमने किसी भी गुट में शामिल नहीं। गुट निरपेक्षता मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं रहना, गुट के प्रति हम क्या रहेंगे? निष्पक्ष रहेंगे। यही गुट निरपेक्षता की नीति को भारत ने अपनाया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ हम देंगे भारत का चीन के साथ कैसा संबंध है, पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है, बांग्लादेश के साथ कैसा संबंध है, श्रीलंका के साथ कैसा संबंध है, म्यांमार के साथ कैसा संबंध है, भारत ने कितने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को लड़ा है। जैसे अगर आपको बता दें हम, तो भारत के साथ युद्ध होता है, 3 तरह का युद्ध है। सबसे पहले 1962 में चाइना के साथ युद्ध होता है भारत का, इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ 1965 में युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, इसको भी हम देखेंगे। फिर 1971 में होता है युद्ध, ये भी पाकिस्तान के साथ होता है और यहाँ पे बांग्लादेश का जन्म होता है 1971-72 में। फिर हम देखते हैं भारत का एक और युद्ध 1999 में जो कारगिल का युद्ध है। अब देखेंगे साथ ही साथ भारत जो है किस तरह से परमाणु शक्ति बनकर के उभर करके सामने आता है। तो इन सब को हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे कि भारत कैसे 1974 में परमाणु शक्ति बनकर के उभरता है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम नोट्स की तरफ। इस चैप्टर का डिटेल में अध्ययन करते हैं, भारत के विदेश संबंध। अगर मेरा कंटेंट, मेरा काम पसंद आ रहा है तो फ्रेंड को वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नोट्स की तरफ। तो जैसा कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्वतंत्र भारत में राजनीति के चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध का नोट्स हम देखते हैं। तो इस अध्याय में हमको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? इस अध्याय में हम विदेश नीति के सिद्धांत को पढ़ेंगे, अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के बदलते संबंध, अमेरिका, रूस, चाइना, इजराइल, भारत के अपने पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध रहा है, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, और भारत किस तरह से परमाणु शक्ति बनकर के उभरता है 1974 में, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे जो आपकी किताब में जिक्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं विदेश नीति किसको कहते हैं। प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ संबंधों की स्थापना में एक विशेष प्रकार की ही नीति का प्रयोग करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं। मतलब हर देश दूसरे देश के साथ किस तरह की नीति के साथ उससे बात विचार कहता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये व्यक्ति है, आप व्यक्ति हैं, क्या आपका हर व्यक्ति के साथ सेम तरह से बात विचार है? ये आपका दोस्त है, मित्र है, तो इसके साथ आप कुछ अलग तरह से व्यवहार करेंगे। अगर कोई और पड़ोसी है आपका तो उसके साथ आप कुछ अलग व्यवहार करेंगे। अगर कोई दुश्मन है आपका तो उसके साथ आप अलग व्यवहार करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब देश है तो उसको, देश को आप मान लीजिए कि एक आदमी है, एक व्यक्ति है, और उसका किस देश के साथ किस तरह का मैत्रीपूर्ण संबंध है, दुश्मनागी है, दुश्मन वाला संबंध है, या फिर सिर्फ ऐसे ही कॉमन बातें हैं, या फिर दूर से ही हम राम सलाम दोस्ती यारी है। तो इस तरह से उसको, उस नीति को हम क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं। कि भारत की किस देश के साथ किस तरह की नीति अपनाता है, भारत किस देश के साथ किस तरह की शत्रुता की नीति अपनाता है, या फिर किसके साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाता है, ये उसका क्या कहलाता है? विदेश नीति कहलाता है। हर देश का विदेश नीति अलग अलग होता है, हर देश का किसी दूसरे देश के साथ अलग अलग नीति कहलाता है, यही विदेश नीति कहलाता है। आगे बात करते हैं भारत की विदेश नीति। भारत बहुत चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। सबको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो बहुत विकट परिस्थिति थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जबकि आज़ाद होने के टाइम भारत को एकदम चूस लिया गया था। किसी भी तरह से कोई भी संसाधन वगैरह भारत में नहीं बचा हुआ था। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व 2 ध्रुवों में बंट चुका था। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेश नीति तय की। भारत की विदेश नीति को तय करने का श्रेय किसको जाता है? जवाहरलाल नेहरू। आपको साथ में पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पहले भारत के विदेश मंत्री कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। तो भारत के पहले प्रथम विदेश मंत्री भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। तय की गई भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप है, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके ऊपर, भारत की विदेश नीति बनाने के ऊपर। अब प्रथम विदेश मंत्री भी थे वो, साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री भी थे। नेहरू जी की विदेश नीति की 3 मुख्य उद्देश्य थे। उन्होंने जो नीति बनाई विदेश नीति, उसके ऊपर 3 बेसिक जो थे वो उनका उद्देश्य था। वो क्या था इंटेंशन, कि संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। संप्रभुता उसको कहते हैं कि माँ जो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब इसको समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि आप हैं 12th क्लास में, 12th क्लास के बच्चे, क्या आप अपना ड्रेस खुद से सिलेक्ट कर पाते हैं? क्या आप अपने कपड़े का चयन खुद से कर पाते हैं, या फिर अभी तक आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि पेरेंट्स फैसला करते हैं कि आप कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कौन सा कपड़ा नहीं पहनेंगे, या फिर आपका सारा डिसीजन आपके पेरेंट्स लेते हैं? अगर आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, अपना निर्णय खुद से ले सकते हैं, तो आप क्या हैं? संप्रभु हैं। इसी तरह से भारत के सापेक्ष में हम बात करेंगे, ये भारत है, तो भारत में 1947 से पहले सारा डिसीजन कौन लेता था? तो दूर बैठा हुआ ब्रिटिश लेता था, या ब्रिटेन लेता था। ब्रिटेन भारत के लिए सारा डिसीजन लेता था। लेकिन अब जैसे भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत ने कहा कि मैं एक संप्रभु राष्ट्र हूँ, और संप्रभु राष्ट्र का मतलब कि अब सारा डिसीजन मैं खुद का लूँगा, खुद ही फैसला करूँगा कि भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें दूसरे लोगों का कोई भी योगदान नहीं रहेगा। तो संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना था। ऐसा नहीं, अगर ये भारत जो है, जैसे कि आपने देखा कि भारत एक तरफ पूंजीवादी देश था, एक तरफ समाजवादी था। अगर भारत चाहता, अगर पूंजीवादी अमेरिका की तरफ चला जाता, तो भारत की संप्रभुता को खतरा हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर अमेरिका जैसे चाहता भारत को ट्रीट करता और चलाता। अगर रशिया में शामिल हो जाता, तो रशिया जैसे चाहता भारत को ट्रीट करता। तो भारत ने क्या किया फैसला? गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया कि हम ना भारत के साथ जाएंगे, हम ना अमेरिका के साथ जाएंगे, ना ही हम रूस के साथ जाएंगे। भारत ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। तो संप्रभुता को बचाए रखना, 3 उद्देश्य में से एक उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, कि भारत का जो क्षेत्रीय अखंडता है वो बिल्कुल ना बिगड़े, और भारत एक संपूर्ण कंप्लीट देश बनकर के, पावरफुल कंट्री बनकर के उभर करके सामने आए। और तेज़ गति से आर्थिक विकास करना, मतलब तेज़ी के साथ हम ऐसा विदेश नीति बनाएंगे जिसमें हम दूसरे देशों के साथ लड़ाई झगड़े में उलझेंगे नहीं। हम तेज़ गति से क्या करेंगे? विकास करके भारत को विकसित देश बनाएंगे। तो ये नेहरू जी के क्या थे? उद्देश्य थे उनको विदेश नीति तय करने के। तो भारत के विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हुए? उन्होंने इस 3 उद्देश्य के आधार पर ये विदेश नीति के कुछ सिद्धांत को बनाया, जैसे गुट निरपेक्षता, निःशक्तिकरण, वसुधैव कुटुंबकम, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रतापूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी, पंचशील समझौता हुआ, साम्राज्यवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। हम एक एक करके धीरे धीरे सबको डील करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं घबराने की, कोई भी आपका पॉइंट छूटेगा, कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटेगा, हम सबको डील करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। जैसा कि मैंने आपको कहा, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया कि किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की थी। इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था, मतलब तेजी से विकास भी करना था, संप्रभुता को भी बचाए रखना था। अतः इन दोनों उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति के प्रमुख तत्व के रूप में अंगीकार किया, एक प्रमुख तत्व के रूप में उसको स्वीकारा। अब गुट निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य क्या है? तो इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमे तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वर्सा पैक्ट आदि से अपने को दूर रख सका, ये इसका उद्देश्य रहा। साथ ही साथ वही आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक व सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका। तो जैसे ही वो अपने दोनों देशों से दूरी बनाए रखा, लेकिन जब ज़रूरत होगा तो दोनों से मदद भी मांग सकता है। एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण व विशिष्ट स्थिति को संभावना को भांपते हुए भारत ने विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन किया। औपनिवेशीकरण, जैसे भारत जो है वो ब्रिटेन का, ये भारत है, इंडिया का ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। तो जहाँ भी ऐसा उपनिवेश वाला सिस्टम चल रहा था, भारत ने उसका प्रबल समर्थन किया कि नहीं, उपनिवेश वाला सिस्टम नहीं चलना चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। विऔपनिवेशीकरण का प्रबल समर्थन किया, मतलब औपनिवेशीकरण की नीति को गलत ठहराया। आगे है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? किस तरह से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया? इस कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बाडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या पड़ी? नींव पड़ी। यहाँ नींव पड़ती है गुट निरपेक्ष आंदोलन की, जो सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के साथ इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में इस आंदोलन में तृतीय विश्व के 120 सदस्य हैं शामिल,
और सितंबर 2016 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? वेनेजुएला में हुआ, संपन्न हुआ। 18वां सम्मेलन 2019 में अजरबैजान में प्रस्तावित है। 2019 में अजरबैजान में ये सम्मेलन हो चुका है। अगला देखिए कब होता है। आगे बात करते हैं एफ्रो एशियाई एकता। भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उसमें भारत का एशिया के साथ क्या रहता है रिलेशन, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। मतलब भारत चाहता था, अगर आप देखेंगे नक्शा तो ये यहाँ पे एशिया है, वर्ल्ड मैप देखेंगे तो एशिया यहाँ पे भारत लगा हुआ है, ये यहाँ पे यूरोप है और ये यहाँ पे अफ्रीका है। तो भारत ने अफ्रीका के जो नए नए देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तो भारत ने, चूंकि वो भी इसी तरह से औपनिवेशिक शासन का शिकार थे, तो इस तरह से भारत ने उनके साथ संपर्क साधना चाहा कि उनके साथ मिल करके एक मजबूत जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति को बनाया जाए और साथ ही साथ 10 सब देश मिल करके एक साथ विकास की ओर आगे बढ़े। तो 1940 से 1950 के दशक में नेहरू ने बड़े मुख्य स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी की कि हम एशियाई ताकत मिल करके बन करके उभरेंगे सामने और पूरे एशिया के देश एक साथ मिलकर के काम करेंगे। नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला। देखिए फ्रेंड्स, मार्च 1947, आज़ादी के पहले ही नेहरू जी ने ये काम कर दिया था। नेहरू की अगुवाई में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत जब खुद आज़ाद होता है तो इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी प्रयास करता है। साथ ही साथ 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया जिसमें सभी देशों को बुला करके कहा गया कि इंडोनेशिया को क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया। अनौपनिवेशीकरण है फ्रेंड्स, मतलब औपनिवेशीकरण का उल्टा, अपोजिट। भारत ने खासकर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में आयोजन किया गया जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या पड़ी, नींव पड़ी, जैसा कि हमने ऊपर में देख लिया। अब इसको वीडियो में बात करेंगे भारत का चीन के साथ क्या संबंध रहता है, भारत का किस तरह का रिलेशन है चीन के साथ, चाइना के साथ। तो आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं, समझते हैं। अब जैसा कि भारत चीन संबंध को देखना है तो जब भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी के बाद भारत चाहता था कि चाइना के साथ उसका संबंध क्या हो, बहुत ही ज़्यादा मधुर हो, अच्छा हो। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, जैसे इसमें पंचशील समझौता भी किया चाइना के साथ कि भारत और चाइना के बीच में क्या हो, जो रिलेशन है वो बहुत ही बेहतरीन हो, अच्छा हो। तो 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में एक था। नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की क्योंकि जानते थे नेहरू जी कि चाइना से बहुत फ़ायदा लिया जा सकता है, बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है इसकी दोस्ती से, इसकी दुश्मनी लेकर के हम नुकसान में ही रहेंगे। जबकि उप प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आशंका जताई कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, उससे सतर्क रहना चाहिए। लेकिन नेहरू जी का मत था कि इसके विपरीत था कि इसकी संभावना नहीं है, चाइना कभी भी भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा और ऐसा होता भी नहीं, तब तक नहीं होता जब तक कि तिब्बत का मामला नहीं आता। अभी हम आगे देखेंगे कि तिब्बत के मामले के कारण किस तरह से भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है वो बिगड़ गए। तो नेहरू ने पंचशील समझौता किया। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाओ एन लाइन के बीच द्विपक्षीय समझौता था, मतलब भारत और चाइना ने कुछ समझौता किया। क्या समझौता किया, इसमें क्या बात हुई, पंचशील इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसमें 5 सिद्धांतों के ऊपर दोनों ने सहमति जताई कि एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करेंगे हम आक्रमण, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक अंदर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करेंगे, मतलब कोई किसी के ज़मीन में कब्जा नहीं करेगा, समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को निकालेंगे हम। तो ये 5 तरह के समझौता हुए जो जवाहरलाल नेहरू ने किए चाइना के साथ। लेकिन विवाद का मुद्दा कहाँ बनता है चाइना के साथ, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि चाइना के साथ भारत का कुछ जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो अच्छा नहीं है और आए दिन चाइना के साथ भारत का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बॉर्डर पे ताना तानी बना हो रहता है। तो इस तरह का समस्या कब उत्पन्न हुआ, तो इस तरह की समस्या जो उत्पन्न होती है वो लगभग 1950 से होती है। इसको थोड़ा नक्शा से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है, भारत के शीर्ष पे देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल बैठा है, नेपाल है, और नेपाल के ऊपर में यहाँ पे क्या है, तिब्बत कहेंगे, तिब्बत का पठार है, ये हिमालय है, हिमालय के पीछे क्या है, तिब्बत है, और ये क्या है, यहाँ पे चाइना है। तो इस तरह से पहले इसको मैं क्लियर और करके बता दूँ, ये भारत है, इंडिया है, यहाँ पे छोटा सा नेपाल है, ये नेपाल है, ये इंडिया है, और ये क्या है, तिब्बत है, और इसके ऊपर सर पे क्या है, चाइना। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि तिब्बत एक पठार है, कोई देश नहीं है, और चाइना चाहता है कि इस पठार में, चूँकि पठार में बहुत असीम खनिज संपदा छिपी होती है, दबी होती है, तो खनिज संपदा का इस्तेमाल चाइना करे
चाइना इसके ऊपर दावा जताता है और फाइनली वो क्या करता है, चाइना जो है, चाइना तिब्बत के ऊपर अधिकार करना चाहता है, तिब्बत के ऊपर अधिकार करना चाहता है। जबकि तिब्बत लोग ऐसा नहीं चाहते, वो चाइना का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। बस यहीं से जो है भारत का समस्या चाइना के साथ उभर करके सामने आता है, तिब्बत की समस्या। समझते हैं, जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया, तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया, भारत ने इसका खिला विरोध नहीं किया। भारत चूंकि चाइना के साथ अपना नीति को, अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए भारत ने इसका विरोध नहीं किया। तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा को आपने ज़रूर सुना होगा, इनका नाम दलाई लामा, ने अपने अनुयायियों सहित भारत से राजनीतिक शरण मांगी। भारत से कहा कि हमको जगह दे दीजिए, राजनीतिक शरण दे दीजिए, और 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। बस यहीं पे मामला क्या हो जाता है, फंस जाता है। 1959 में भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम को अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी माना और यहीं से सारा मामला गड़बड़ा जाता है। तो ये इंडिया, इसके ऊपर मान लेते हैं ये तिब्बत है, और ये क्या है, चाइना है। चाइना ने तिब्बत के ऊपर अधिकार कर लिया, तिब्बत ने इसका विरोध किया चाइना का कि हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। तिब्बत के जो एक राजनीतिक नेता, एक धार्मिक नेता जो थे दलाई लामा, उन्होंने भारत से शरण मांगी और भारत में आकर के बस गए। अब भारत ने इजाज़त दे दी 1959 में। बस चाइना ने क्या कहा कि भारत ने जो ये कदम किया है, ये उन्होंने अंदरूनी मामले में दखलंदाजी की है, दलाई लामा को उनको शरण नहीं देना चाहिए था। उसके बाद सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा बड़ा कारण क्या है, सीमा विवाद। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है। कौन, चाइना। बस इसी की नीति को देखते हुए 1962 में भारत और चाइना के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। अब देखिए क्या युद्ध होता है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया, परंतु चीनी बढ़त रोकने में नाकामयाब रहे और चाइना की सेना जो है भारत में घुस गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। चीन ने हारकर भारत की, खासकर नेहरू जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि नेहरू जानते थे कि चाइना हमला नहीं करेगा, जबकि चाइना ने हमला कर दिया और भारत के बहुत सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, अक्साई चीन वगैरह को। युद्ध के परिणाम क्या हुए, भारत हार गया। विदेश नीति की आलोचना की गई, भारत की विदेश नीति की आलोचना की गई, पंचशील समझौता की आलोचना की गई। कई बड़े सैन्य कमांडर ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पहली बार सरकार के खिलाफ क्या आया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि भारत जो है सक्षम नहीं है इस तरह के सॉल्यूशन से, इस तरह के कंडीशन से निपटने के लिए। भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया, नेहरू की छवि का नुकसान हुआ। तो इस तरह से भारत और चीन के संबंध बिगड़ जाता है। भारत चीन संबंधों में सुधार की पहल दोबारा कब की गई, मान लिया कि अब 1962 में लड़ाई हुई तो क्या हमेशा लड़ाई होती रहेगी, नहीं। भारत ने सुधार की पहल की। कैसे की, 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनीतिक संबंध बहाल शुरू किया गया। 1969 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे तथा श्री राजीव गांधी ने 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ही ज़्यादा चर्चा हुई। 2003 में फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट नथुला दर्रा के व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई। 1962 से क्या था, बंद था। इससे यह मान्यता भी मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। चलिए, ये बात हो गई। नोट करने वाली बात यह है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध क्या होते हैं, खराब होते हैं। आगे बात करते हैं भारत तथा चीन के विवादों को सुलझाने के लिए उठाए गए कदम। तो भारत को और चीन को सुलझाने के लिए, जो भारत और चीन के विवाद को सुलझाने के लिए जो कदम उठाए गए वो इस प्रकार हैं। चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौता हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम मार्ग खोलना था। तो ये कुछ हुआ है, कदम उठाए गए, स्टेप्स उठाए गए ताकि भारत और चीन का रिलेशन क्या हो, अच्छा हो जाए। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए और यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह NSG द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को NPT पर हस्ताक्षर करने के लिए वाद करने जैसे जटिल मुद्दों की छाया में हो रही थी। भारत व चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत और चीन का जो है वो क्या हो, मजबूत हो, दोनों का मित्रता बनी रहे। दोनों देश शांति व पारदर्शिता, भारत चीन सीमा विवाद बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P
पीपुल टू पीपुल संबंध पर स्ट्रेंथ की संकल्पना के आधार पर जोर दिया जा रहा है। वो स्ट्रेंथ की संकल्पना क्या है? तो स्ट्रेंथ का स्पेलिंग अगर आप देखो तो STRENGTH। तो स्ट्रेंथ का मतलब स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ट्रेडिशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीतियाँ, व्यापार, तकनीक, रिलेशनशिप, इंटरटेनमेंट, आर्ट्स, मूवी, मनोरंजन, सिनेमा, नेचर कंजर्वेशन, गेम्स, टूरिज्म, हेल्थ एंड हीलिंग, स्वास्थ्य व निदान। तो इस तरह से ये कुछ सिस्टम चलाया जा रहा है, एक स्कीम चलाया जा रहा है ताकि भारत और चाइना का क्या हो, जो संबंध है वो क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो जाए। भारत व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तानातानी 16 जून 2017 को हुई थी। दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक प्रयासों से यह सैन्य तानातानी 28 अगस्त 2017 को समाप्त हो गई। हाल ही में चीन द्वारा भारत की ओर से नियंत्रण किए जाने वाले मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई। मतलब भारत ने चाइना का सपोर्ट किया, जिसे भारत चीन संबंधों के मध्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरह से भारत और चीन के बीच में जो विवाद है, मुख्य विवाद तिब्बत का विवाद है, साथ ही साथ उसको सुलझाने के भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे प्रयास किए, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी के द्वारा भी प्रयास किया गया, प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रयास किया गया। तो भारत और चीन के बीच में अच्छा संबंध बने, इसके लिए प्रयास जारी है और आगे भी देखने को मिलेगा किस तरह से ये काम होता है। अब अगला है भारत एवं रूस संबंध। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत और रूस का संबंध जो है शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। तो भारत और रूस दोनों देशों के बीच शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता है और फिर वो क्यों ना भारत पाकिस्तान का युद्ध ही हो। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है और एवं दोनों देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इस तरह से भारत और रूस के बीच में क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौता हुए। भारत रूसी हथियारों का खरीदार है, भारत रूस से हथियार खरीद रहा है। भारत में रूस के तेल का आयात होता है। वैज्ञानिक योजनाओं में भारत रूस की मदद करता है। कश्मीर मुद्दे पर रूस जो है भारत का क्या करता है, समर्थन भी करता है। तो इस तरह से भारत का रूस संबंध हमने देख लिया। भारत और अमेरिका का संबंध देखते हैं। भारत के सोवियत संघ से नज़दीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब है। चूँकि भारत जो है रूस से दोस्ती होएगा, जैसे मैंने आपको कहा भारत पूंजीवादी, दूसरी तरफ समाजवादी, अब तीसरी तरफ क्या है, भारत है। भारत का जैसे ही संबंध रूस से बढ़िया होगा तो अमेरिका से क्या होगा, खराब होगा, और अमेरिका से बढ़िया होगा तो रूस से खराब होगा। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो भारत के सोवियत संघ से नज़दीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही क्या है, खराब रहे हैं। पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और अमेरिका के संबंध में सुधार आया और वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हद तक अच्छे हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों की विशेषताएं क्या है? भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात का 65% अमेरिका को है। अमेरिका कंपनी बोइंग के 35% कर्मचारी जो है भारतीय हैं। 30 लाख से ज़्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत हैं। अमेरिका कंपनी में भारतीयों का योगदान अधिक रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो भारत का बहुत बड़ा योगदान है अमेरिका में, और अमेरिका में अच्छी खासी आबादी जनसंख्या में लोग भारतीय जनसंख्या के लोग अमेरिका में बसते हैं और उनके अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। अब बात करते हैं भारत का इजराइल के साथ संबंध कैसा है। तो 1992 में भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत से हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017 में भारत का दौरा किया। कई बार इजराइल ने भारत की मदद की है। साथ ही साथ भारत के लिए रूस के बाद हथियारों का दूसरा बड़ा सप्लायर कौन है? इजराइल है। सबसे पहले रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदा जाता है। दूसरा किससे खरीदा जाता है? इजराइल से खरीदा जाता है। कृषि के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग रहा है एवं सिंचाई के तरीके एवं कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल ने भारत की मदद की है। भारत में जल संरक्षण के लिए इजराइल ने अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांटों का निर्माण किया है। आर्थिक क्षेत्र में इजराइल भारत के कुछ मुख्य आयातकों में से एक है। दोनों ही देश एक दूसरे के आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो ये भारत का इजराइल के साथ संबंध रहा। आगे बात करते हैं भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा रहा। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, भारत का पाकिस्तान के संबंध अच्छा नहीं रहा है। भारत विभाजन 1947 में हुआ, दौरान पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कैसे रहे हैं, कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच छाया युद्ध छिड़ गया था। इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनाधिकृत कब्जा जमा लिया है। सरकरी रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद का मुख्य कारण ये सब है। आगे बात करते हैं, दोनों के बीच में एक समझौता भी है, जिस समझौता का नाम है सिंधु नदी जल संधि। फ्रेंड्स, इसका मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्पेशल वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको ये बहुत सारे समझौते का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें से सिंधु नदी जल समझौता भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप डिटेल में इसको अध्ययन कर सकते हैं। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों के बीच सिंधु नदी जल संधि की गई। विश्व बैंक की मध्यस्थता में मतलब विश्व बैंक समझौता करवाता है। इस पर पंडित नेहरू और जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। विवादों के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल रहा है।
पाकिस्तान का भारत पर हमला 1965 में, 1962 में चीन के साथ, 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान। आप फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताएं जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, इसमें जय विज्ञान किसने जोड़ा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस समय भारत में अकाल की स्थिति भी थी। हमारी सेना लाहौर के नज़दीक पहुंच गई थी, लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के हस्तक्षेप से क्या हो जाता है, युद्ध समाप्त होता है। 1965 का युद्ध को कंप्लीट कर दिया जाता है। फाइनली उसके बाद समझौता होता है, ताशकंद समझौता। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। और क्या बातें होती है, 20 वर्षीय मैत्री संबंध संधि होती है 1971 के बीच पाकिस्तान और चाइना तथा अमेरिका से मदद मिली। ये थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 20 वर्षीय मैत्री संधि क्या है। 1971 में पाकिस्तान को चाइना तथा अमेरिका से मदद मिली। 1971 में क्या होता है, चाहे पाकिस्तान जो है चाइना और अमेरिका से मदद जुटाने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया। अब समझिए बात, एक तरफ पाकिस्तान अपना दोस्त अमेरिका को बना लेता है और साथ ही साथ चाइना को बना लेता है। तो भारत तीन देश मिलकर के एक मजबूत स्थिति में आ जाता है। जब भारत ये देखता है कि ये 3 देश मिल चुका है और भारत के ऊपर कभी भी आक्रमण हमला वगैरह किया जा सकता है, तो भारत सीधे किससे दोस्ती करता है, रशिया से दोस्ती करता है और 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करता है। ये 20 वर्षीय मैत्री संधि क्या है, आप जरूर इसका वीडियो देखें। वीडियो देख करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने देखा कि नहीं देखा। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया। 1971 में भी युद्ध छेड़ दिया। भारत विजयी हुआ। पाकिस्तान सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। नए बांग्लादेश का उदय होता है और साथ ही साथ शिमला समझौता होता है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत ने किस तरह की नीति को अपनाया। जब आप देखेंगे तो मान लेते हैं ये भारत है, ये भारत है, ये इस तरफ एक तरफ पाकिस्तान था, ये दूसरी तरफ ये पाकिस्तान था। ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है, वेस्ट पाकिस्तान, और ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता है जो बांग्लादेश है। जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो भारत ने डबल 2 तरफ से हमला किया। एक तो इधर भी मारा और इधर भी मारा। इधर चूंकि पाकिस्तान की सत्ता कमज़ोर थी, कमज़ोर लोग थे, ऊपर से यहाँ पे लोकतंत्र के लिए आंदोलन भी चल रहा था, तो यहाँ की जनताओं ने समर्थन दिया कि वो पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहते थे। फाइनली यहाँ की जो सेना थी पाकिस्तान की वो सरेंडर कर देती है और नए बांग्लादेश का उदय होता है। शिमला समझौता होता है 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए और बांग्लादेश का उदय हुआ। अब बात करते हैं कारगिल संघर्ष। 1999 में भारत ने पाकिस्तान के संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी, परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल में संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वाले ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे द्रास, मास्को, वातलिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपने इलाके खाली करा लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन व आतंकी घुसपैठ की कार्यवाही ने दोनों देशों के संबंध में कटुता बनी रही है। फाइनली 2016 का हमला देखते हैं। 2016 में उड़ी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले ने तथा जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्यवाही ने दोनों देशों के मध्य कटुता को और अधिक बढ़ा दिया। तो ये भारत का पाकिस्तान का हमेशा झगड़ा चलते रहता है। 2018 की आप आतंकी घुसपैठ भी देख सकते हैं कि 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नवनिर्वाचित सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम का उल्लंघन तथा आतंकवादी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के मध्य जो है संबंधों में सुधार की संभावनाएं निरंतर कम हुई है, कम होता जा रहा है। भारत पाकिस्तान का दुश्मन बनता चला जा रहा है। फाइनली 2019 का आतंकी हमला को भी आप देख लें। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में दिया सर्वाधिक वरीय राष्ट्र MFN का दर्जा भी क्या कर दिया, छीन लिया भारत के साथ। तो ये था पाकिस्तान के साथ नोकझोंक बनी रहती है, उसका हमने ब्यौरा देख लिया कि कब कब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध वगैरह होता है और किस तरह से भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध रहा है। अगला है हमारा टॉपिक भारत और नेपाल संबंध। भारत और नेपाल संबंध देखते हैं। भारत का नेपाल के साथ क्या विवाद है ये समझते हैं। व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद था। चीन तथा नेपाल की दोस्ती को लेकर
भी भारत चिंतित रहा है। चीन और नेपाल दोस्ती करता है तो भारत इससे चिंता में रहता है। नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को भारत अपने लिए खतरा मानता है। नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई ना किए जाने से भी भारत क्या है, नाखुश है। नेपाल को लगता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है, इस वजह से भी नेपाल क्या है, भारत से थोड़ा नाराज़ है। सहयोग क्या है, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में भारत का सहयोग है। दोनों ही देशों के बीच मुक्त आवागमन का समझौता है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा सकता है। आपको पता ही है कि फ्रेंड्स, कोई भी किसी भी वक्त भारत में नेपाल जा सकता है और नेपाल से भी भारत आ सकता है। भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है। धीरे धीरे संबंध सुधारने की कोशिश की जा रही है और लगभग संबंध नेपाल से जो वो क्या है, ठीक ठाक ही है। भारत और भूटान के साथ क्या संबंध है, भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत को मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली जैसी परियोजनाओं में मदद कर रहा है। भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान देता है। भारत और बांग्लादेश संबंध विवाद, भारत और बांग्लादेश का भी संबंध बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये विवाद के इसमें बना हुआ है। तो देखते हैं क्या विवाद है। हज़ारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जल बंटवारा, आप इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है या फिर स्पेशल वीडियो में आप जाकर के इसको देख सकते हैं, जिसको फरक्का समझौता के नाम से जानते हैं। तो फरक्का समझौता है ये। बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात ना करना, बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन, भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता ना देना। तो ये सब बांग्लादेश के साथ क्या है, थोड़ा सा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। भारत और श्रीलंका के संबंध क्या है और भारत श्रीलंका के विवाद क्या हैं। तो तमिलों की स्थिति 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना को श्रीलंका के लोगों ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा। सहयोग क्या करता है भारत श्रीलंका का, दोनों ही देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता है। श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत द्वारा मदद किया जाना। भारत और मालदीव के संबंध के बारे में हम देखेंगे तो 1988 में श्रीलंका से आए कुछ सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव की क्या की, मदद की। मालदीव के आर्थिक विकास में मदद, मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग का भारत द्वारा समर्थन। अब बात करते हैं भारत का विदेश संबंध के लिए। भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर करके सामने आता है। तो भारत ने किस प्रकार इस परमाणु शक्ति को बनाया, ये देखते हैं। मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति क्या कर दिया, घोषित कर दिया। मतलब भारत के बनते ही पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति बनकर के उभर कर सामने आता है। इन परीक्षणों के कारण क्षेत्र में एक नए प्रकार की शक्ति का संतुलन बन गया। दोनों देशों पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसारण संधि एवं 1995 में व्यापक परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण क्या है, मानता है। भारत की परमाणु नीति क्या है, भारत की जब परमाणु शक्ति बनकर उभरता है तो उसने एक नीति बनाई कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं क्या। भारत शांतिपूर्ण कार्यों हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा व आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियार का प्रयोग पहले नहीं करेगा, कभी भी भारत अपने परमाणु हथियार का उपयोग पहले नहीं करेगा। और साथ ही साथ परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ होगी। भारतीय विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेद के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों के मामलों में क्या है, व्यापक सहमति रही है। सभी राजनीतिक दल लगभग इस मामले में क्या है, समान है। और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत कि विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण व वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष महत्व दिया जाने लगा, ताकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध क्या हो जाए, मधुर हो जाए। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में डिटेल में अध्ययन किया फ्रेंड भारत के विदेश संबंध को, कि भारत का किस तरह से किस देश के साथ कैसा संबंध है। अगर मेरा काम पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।